चलिए विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहे हैं कि ठीक होंगे। आइए, YouTube पर आज से मैंने बताया था कि 6 बजे शाम से हम लोग लाइव रहेंगे। और एक कोर्स जो है, जो तुरंत आने वाला है ऐप पर, जो है आपको चैलेंजर स्टडी फाइंड के ऐप पर आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा कोर्स सिर्फ 299 रुपया मिल जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के कोर्स, जैसे आपको थ्योरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ उसमें मिलने वाला है सिर्फ 299 में। तो चलिए आज का लाइव सेशन मैं शुरू करता हूं। और आज चूंकि पहला दिन है, बहुत दिन के बाद लाइव से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त भी आपके लाइव सेशन के साथ जुड़े और उनको भी फायदा पहुंचे। तो आज हम लोग लाइव में सबसे शुरू करते हैं, फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं और फिजिक्स का लाइव सेशन शुरू करते हैं। तो पहले जल्दी जुड़ जाइए और उसके बाद क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे। और आवाज़ कैसा आ रहा है जरूर बताइएगा मुझे। क्वालिटी जो है ऑडियो वीडियो का किस प्रकार का है, ये जरूर बताइए। और ये लाइव में जो आप, अगर आपको याद है क्वेश्चन क्वेश्चन याद है, तो सबसे पहली बात है कि आप जो है उसका आंसर भी बताते चलिएगा। और इस तरह से शुरू कर रहे हैं हम लोग आज का क्लास। जो भी बच्चे जुड़े हैं, अपने दोस्तों में एक बार उसे शेयर कर दीजिएगा। और चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब क्लास को शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे और आपके सामने जो है सब कुछ स्पष्ट है। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आज से लाइव जो चलने वाला है, इसमें सभी शिक्षक अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव की दुनिया में हम लोग चलेंगे। और पहले ऑब्जेक्टिव इसमें करेंगे यूट्यूब पर, और साथ में सब्जेक्टिव भी चलेगा, लेकिन फुल कोर्स जो है आपको ऐप पर मिलेगा। फिलहाल में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का प्रश्न और देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 30 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे सब सब्जेक्ट से। 120 ऑब्जेक्टिव आपके इस लाइव सेशन में बताए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन 6 बजे जुड़ जाइएगा लाइव सेशन से। और शुरू हो रहा है। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है? आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आखिर ये नियम कौन सा है? तो भाई, क्या यह न्यूटन का नियम है? अरे भाई, न्यूटन ने तो भाई गति का नियम दिया था, तो न्यूटन का तो नियम है नहीं। तो भाई क्या करें? तो फिर जब ये न्यूटन का नियम है नहीं, एस्नेल का नियम ये होता नहीं है, साइन आई बटा साइन आर होता है तो ये होता नहीं है। अब बात आता है परावर्तन के अनुसार, तो जी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का नियम यह बताता है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न बच्चों देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं और आप भी बताइएगा कि आपको एक, आप आंसर बता पाते हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा, कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो यह क्वेश्चन आपके सामने है कि पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? पिन होल कैमरा में क्या बनता है? तो भाई कैमरा है ना, कैमरा है तो एक ही चीज बनेगा, जिसका नाम है क्या? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब बनने वाला है। और इससे प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छाया होलोग्राम नहीं, बल्कि क्या? प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, अगर आपतन कोण का मान जो है 45 डिग्री है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? भाई आपतन कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब कह रहा है ना, तो ये परावर्तन कोण की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? परावर्तन कोण की बात कर रहा है। तो भाई आपतन कोण अगर 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 होगा। आपतन कोण का मान 90 है, तो परावर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। तो चलिए बच्चों, अगले क्लास की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। करें कि अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? और बताइएगा ऑडियो वीडियो आप तक क्या स्पष्ट जा रही है?
क्या नेटवर्क समस्या नहीं ना है? नेटवर्क इशू नहीं ना है? ठीक है, चलिए बच्चों, तो फिर क्वेश्चन आता है कि अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? तो यहाँ देखिए, मीटर पर सेकेंड वेग का होता है, मीटर दूरी का होता है, सेंटीमीटर भी दूरी का होता है। तो इसमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक का बबुआ इकाई नहीं होता है, अपवर्तनांक का इकाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है, बात समझना होगा। क्वेश्चन करे तरंग में परिवर्तन, आंसर है नहीं। तरंग में परिवर्तन क्या, वो तो विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही रहेगा। क्वेश्चन है आवृत्ति में परिवर्तन, नहीं। वेग में उसका परिवर्तन, गति में परिवर्तन के कारण। आप जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है ना बउआ, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। हवा में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, तारपीन में अलग होगा, हीरा में अलग होगा, सब में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल जब अलग अलग होगा ना, वही अपवर्तन का कारण हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश के अपवर्तन जो है वह होता है गति में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? गति में परिवर्तन के कारण होता है। छठा नंबर सवाल देखते हैं। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश पुंज है, वो कौन सा प्रकाश पुंज होता है? तो भाई अपसरित का मतलब होता है, अभिसरित का मतलब एक बिंदु पर मिल जाना। क्या होता है बच्चों? एक बिंदु पर मिल जाना। तो ऐसा तो नहीं होता है। अब सूरज से प्रकाश निकले एक बिंदु तक मिल जाए, मुंह पर मिल जाए तो मुंह करिया नु जाई ना, तो एक बिंदु पर ना मिलेला, तो ये हो ही ना। अपसरित माने फैला देता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, समानांतर होता है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो भाई किरणों के समूह का नाम क्या कहोगे? अरे भाई किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहेंगे या किरण पुंज कहेंगे? तो क्या करेंगे बउआ, हेकरो के रंग दिए या हेकरो के रंग दिए ना? तो देना ऑप्शन दे ले बा, ए और बी दोनों। भाई प्रकाश जो जो किरण होता है ना, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो भाई चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, 8 नंबर जो क्वेश्चन है। कह रहे क्वेश्चन कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कितना होता है? समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होता है? तो अब जान लीजिए, समतल दर्पण में जो होता है ना, वस्तु का जितना ऊंचाई होता है उतना ही जो है प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होता है। जितना वस्तु का ऊंचाई उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है। तो दोनों ऊंचाई बराबर होता है। तो अब जानते हैं कि आवर्धन होता है H2/H1, और दोनों बराबर होगा तो कटकर एक आ जाएगा। तो ये +1 होता है, -1 नहीं। माइनस तब लगता है ना बबुआ, जब प्रतिबिंब क्या बने, प्रतिबिंब जो बने उल्टा बने तो माइनस लगता है। लेकिन समतल दर्पण में तो सीधा बनता है, तो सीधा बनता है तो क्या, प्लस। तो याद रखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। तो पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब है काल्पनिक और सीधा, एक का मतलब है कि वस्तु के ऊंचाई के बराबर ही बनता है प्रतिबिंब का ऊंचाई। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है बच्चों? काल्पनिक होता है। तो देखो भाई, काल्पनिक बनता है समतल द्वारा भी बनता है, अवतल द्वारा भी बनता है, उत्तल द्वारा भी बनता है। इनमें से सभी के द्वारा, माने आभासी प्रतिबिंब जो है ना, वह समतलों बनाता है, अवतलों बनाता है, उत्तल भी बनाता है। सब दर्पण में जो है ना, वह आभासी बनाता है, माने काल्पनिक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर तो हो गए। आवा है 10 नंबर देखल जाओ। हर सब्जेक्ट में 30 को सवाल हमनी के देखेगे बा भाई। तो सवाल हमनी के ई आवता नो कि आकाश का रंग जो नीला होता है वह किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है, यह घटना होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है घटना? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला होने का घटना कौन सा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का रंग नीला। उसके बाद देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाशीय किरणें जाती हैं तो वह मुड़ जाती हैं किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाएंगी भाई? अभिलंब की ओर। विरल माध्यम से सघन में अगर आती है ना, तो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर विरल से अगर सघन से अगर विरल से सघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है।
अगर उल्टा कहता कि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागता, लेकिन अगर विरल से सघन में आ रही है माने इसका मतलब यह है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलो बच्चे हम देखते हैं अगला सवाल, 12 नंबर सवाल कि एक उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस आखिर होता क्या है? देखो उत्तल लेंस का काम है ना कि प्रकाश का जितना भी किरण है सब एक बिंदु पर ले जाकर मिला देना, माने अभिसरित कर देना। तो यह जो होता है अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि होता कैसा है। तो भाई देखो ये अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो है जनरली ऐसे होता है, माने बीच का भाग इसका जो होता है ना वो मोटा होता है। देख पा रहे हैं, इधर देख पा रहे हैं कि यह जो भाग है वह मोटा है और दोनों अड़िया है। तो क्या है ना कि बीच का भाग मोटा है, किनारों की अपेक्षा जो है वह बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो यह आपका उत्तल है। तो उत्तल में आप देख पाएंगे कि यह भाग क्या है, मोटा है, तो बीच का भाग क्या हो गया, मोटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर सवाल है कि अवतल लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है। लेंस का आवर्धन की बात करें ना तो उत्तल कहे या अवतल कहे एक एक होइबे करता है, भी बटा यू। क्या होता है भाई, भी बटा यू होता है। माने अगर हम बात करें कि अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है भी बटा यू होता है। अगर यही दर्पण रहता ना तो दर्पण रहता तो भाई माइनस भी बाई यू होता। अगर मान लीजिए कि हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण का मतलब होता है माइनस भी बटा यू। क्या होता है भाई, माइनस भी बटा यू होता है। और अगर हम बात करें लेंस की तो लेंस का होता है भी बटा यू होता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर दर्पण बबुआ कहेगा ना तो क्या कहिएगा, माइनस भी बाई यू कहिएगा, और लेंस कहेगा तो क्या कहिएगा, भी बटा यू कहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर माने एफ और वक्ता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई टू। क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ। आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू, दोनों में से कोई होगा। तो आर बराबर टू एफ है। क्या है भाई, आर बराबर टू एफ, तो 14 का एक हो जाएगा आर बराबर टू एफ, जो कि बिल्कुल सही जवाब बा। भाई फोकसांतर जो मानो फोकस दूरी है, आर माने वक्ता त्रिज्या है, तो वक्ता त्रिज्या जो होला नो वो 2f के बराबर होला। काती के बराबर होई, 2f के बराबर हो जी। तो चलो आगे हमने के बढ़ता निशन निर्गत किरण और अभिलंब के बीच। देखो अभिलंब से हमेशा मापल जाला का, कोण नापल जाला। का नापल जाई, कोण नापल जाई। तो अभिलंब से अगर परावर्तित किरण नब्बे बीच के कोण तो परावर्तन कोण कहल जाई। आपतित किरण कहब तो आपतन कोण कहल जाई। अपवर्तित किरण कहब तो अपवर्तन कोण कहल जाई। आ निर्गत किरण जब कह देला तो निर्गत कोण कहल जाई। क्या कहल जाई, निर्गत कोण एकर सही जवाब बा। तो 15 गो सवाल हमनी के देख ले बानी सन। चलो 16वां सवाल की तरफ चले जाओ। हमनी के हम तरह बतैनी कि हमनी के आज से लाइव सेशन जो होता तो हमें सब शिक्षक हमनी के जो समूह बाटे जो टीचर के संगठन बा ऐप पर उस सभे जन बाटे हमनी के यूट्यूब पर पढ़ाएम सन। यूट्यूब पर चलत रही और ऐप पर भी चली, और ऐप पर जो बाटे तो पेड क्लास बा वो 299 रुपया ओकर दाम रखल गई बा। इतना इतना आसान और इतना सस्ता रखल गई बानो कि कोनो बच्चा खरीद ली। प्रयास कल जाता कि जो ऑन ऑफलाइन में जो बच्चा ना जुड़ पावत रहन सन, नजदीक के कुछ क्षेत्र के जुड़त रहन सन, ई बात हमनी के दूर तक पहुंचाई सन आ उत्कृष्ट शिक्षा दी सन। उत्कृष्ट के मतलब ई ना भल कि मिला जुला के केहूंगा, मिला जुला के ना, एगो बढ़िया प्लेटफॉर्म बटे। अब बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ बढ़िया शिक्षक के साथ बानी सन तो बढ़िया जानकारी तो तरह मिलबे करी। अब बढ़िया जानकारी मिली भाई तो बढ़िया रिजल्ट होबे करी, काहे ना हुई, ऐसा होगिए नहीं कह सकत। इतना गुमनाम होके मेहनत करनो कि सफलता होके ना तो लोग तरह बारे में शोर मचा देवे। अब ऐसा ना कि तू ही शोर मचा द आ रिजल्ट के बेरा गुमनाम हो जा। गुमनाम अभी रह आ शोर मचावल जी बाद में जब रिजल्ट आई। तो चलो पढ़े के हमने के शुरू करता नहीं सन। और का भेल फटकल, चलिए तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर कि 16 नंबर सवाल क्या कहता है। 16 नंबर सवाल यह कहता है ना, इसमें 16 नंबर सवाल यह है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस की क्षमता है वह कितनी होगी। तो भाई उत्तल लेंस की क्षमता होती है जो क्षमता होता है ना 1/f होता है, अगर यह मीटर में रहे।
ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यह 1 बटा और f का मान है 1 मीटर, तो यह 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1 डायोप्टर। क्या हो गया बच्चों, 1 डायोप्टर आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर आपने जो आंसर दिया 1 डायोप्टर। कैसे भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर जो देखो, और यहां पर तो आपने इसमें देखा कि भाई इसमें जो है वह आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि अगर हम P निकाले मतलब शक्ति निकाले तो 1/F होला, और 1/F का मीटर में होके के चाहिए, तो F मतलब 1, तो 1/1 माने 1 डायोप्टर हो जाए। आंसर तहार 1 आ गए। का कोनो में दिक्कत बात ना, तो ठीक बात, आगे बढ़ल जाओ। अगला सवाल हमने क्या कहता, 17 नंबर सवाल देखा। 17 नंबर सवाल कहता कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। भाई अवतल दर्पण बा आ काल्पनिक प्रतिबिंब बनी, बड़ा प्रतिबिंब बनी, सीधा प्रतिबिंब बनी, एक एक कंडीशन में होला। जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखल जाई, तब दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में रखल जाई, तब एक प्रतिबिंब जन बनी तो काल्पनिक बनी, सीधा बनी, और वस्तु से बड़ा बनी, माने आवर्धित बनी। का एमे कोनो दिक्कत बा, कोनो एमे दिक्कत नहीं। डायरेक्ट याद रखा कि भाई एमे का दर्पण और फोकस के बीच में रखल जाई तो ऐसा होई। ठीक बा, आगे सवाल के देखल जाओ। 18 नंबर सवाल के, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। माने सीधा बनेला आ छोटा बनेला, तो ओकरा खातिर एके गो दर्पण बा, नाम बाटे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण भाई, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेला नो, वो सीधा बनी और छोटा बनी। एमे एके गो प्रतिबिंब में बनेला, सीधा छोटा बनेला, आ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनी। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेला कौना में, एके गो में, कौना में, उत्तल में। अगर समतल के बात करबो तो एमे सीधा प्रतिबिंब बनेला लेकिन बराबर बनेला। अवतल के बात करबो सीधा बनेला लेकिन बड़ा बनेला, लेकिन उत्तल में सीधा बनी लेकिन का बनी, छोटा बनी। चलो एमे आगे बढ़ल जाओ। 19 नंबर सवाल बा, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या करता है भाई, देखो अवतल दर्पण क्या करता है। अवतल दर्पण जो होता है ना, वो प्रकाश को एक बिंदु पर मिला देता है। जो अवतल दर्पण है, जैसे यह अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये प्रधान अक्ष से समानांतर किरणें आ रही हैं, तो ये देखिए एक बिंदु पर जो है मिला दे रहा है। तो यह क्या करता है, अभिसारी, यह अभिसारी का काम करता है। किसका काम करता है, अभिसारी का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो भाई कांच, ये जल जो है, जल जो है ना, वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कौन होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना भाई, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा सीधा और छोटा बनेगा। सीधा और छोटा, सीधा और छोटा, सीधा, सीधा बनने, सीधा बनेगा कब, जब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक और छोटा, सीधा भी रहता तो हो जाता, सीधा छोटा बनेगा। और सीधा कब बनता है, जब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक और सीधा भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31 का डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, और सवाल है 22 नंबर। सवाल 22 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। यहाँ देखो भाई, +20 है। क्या है, +20 है। तो जब प्लस रहेगा ना भाई, यहाँ जब प्लस रहेगा तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण रहेगा ना भाई तो माइनस में हो जाएगा। तो यह कौन सा दर्पण होगा, +20 है तो कौन दर्पण होगा भाई, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23 की ओर चलते हैं। ये सवाल काफी अद्भुत है, बेहतरीन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। आवर्धन का महत्तम जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। आवर्धन का अधिकतम जो वैल्यू होता है उत्तल दर्पण में वह कितना होता है, 1/2 होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहे फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, जब आप फोकस से ध्रुव की ओर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और यह ध्रुव है, यह फोकस है,
और वक्रता केंद्र है। अब देखो क्या होता है, जब आप फोकस से बउआ फोकस से इधर बढ़ोगे तो जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे आवर्धन का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे नजदीक बढ़ोगे ना प्रतिबिंब बढ़ जाता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई बढ़ जाता है। तो जब प्रतिबिंब का ऊंचाई बढ़ जाएगा ना तो इसका आवर्धन भी बढ़ जाएगा। तो फोकस से जब ध्रुव की ओर आइएगा ना, फोकस से जब ध्रुव की ओर आइएगा तो वैसे स्थिति में जो है आवर्धन का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आवर्धन का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक बात, माने अगर जैसे तू फोकस से अगर ध्रुव की ओर आवत रहनो तो का हुई, तो अवतल दर्पण में अगर फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ल जाओ तो एक प्रतिबिंब के जो ऊंचाई बा तो बढ़े लागे, और जब प्रतिबिंब के ऊंचाई बढ़े लागे तो एमे का हुई आवर्धन के मान भी बढ़े लागे। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक बा, चला अगला सवाल देखल जाओ। क्वेश्चन नंबर हमने के का बा 25 बा। 25 नंबर सवाल के समझल जाओ कि सवाल का कहत बा। यहाँ देखा सवाल बा कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो भाई एगो याद रखे के हुई बात, अगर माइनस मानो तो ई हुई वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और उल्टा बताई। अगर आवर्धन के मान ऋणात्मक बा तो वास्तविक का उल्टा बताई। अगर प्लस बा आवर्धन के मान तो ऐसा कंडीशन में का हुई कि काल्पनिक बताई। का बताई, काल्पनिक बताई और सीधा बताई। का बताई, काल्पनिक और सीधा बताई। क्लियर बा, तो तुहरा बुझाइल है कि भाई अगर प्रतिबिंब जोन बाटे नो, अगर प्रतिबिंब का अगर प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऋणात्मक है भाई तो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा देखा कौन है बा, ऑप्शन नंबर डी में बा। तो वास्तविक और उल्टा 25 नंबर के डी नंबर बिल्कुल सही जवाब बा। तो ई अगर तहार जवाब आइल बा तो बिल्कुल सही बा। जे भी विद्यार्थी जुड़ल बा हम कहें कि भाई अब प्रत्येक दिन जौन बा हमनी के लाइव सेशन में मुलाकात होखेला बा और रेगुलर मोड में मुलाकात हुई। ऐसा ना हो कि आज हुई बिहान ना हो, ऐसा ना, हमने के रेगुलर मोड में जौन बा मुलाकात हुई और लाइव सेशन में प्रत्येक दिन मुलाकात हुई। हम बतैनी कि सब सब्जेक्ट में 30-30 गो क्वेश्चन जौन बा करावल जाई और 30-30 गो क्वेश्चन के मतलब है कि 4 गो सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चन, फिर 120, फिर 120। अब तू ही बतावा ना, 120 क्वेश्चन अगर रोज करता रह तो अगर 30 दिन अगर तू क्लास कर लेता रह नो यूट्यूब पर तो 120 में 30 से गुना करबा नो तो 3600 ऑब्जेक्टिव हो जाए। 3600 ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होला, कम ना होला। 3600 ऑब्जेक्टिव अगर 30 दिन के क्लास कर लेता रह तो ऑब्जेक्टिव में तरह दिक्कत ना हुई। तो आज से तो शुरू भइल बा। अगर तहार दोस्त के जानकारी नहीं है कि लाइव सेशन आज 6 बजे से चले आला बा चाहे चलत रहल तो रिकॉर्डेड भी बा, ई तरह यूट्यूब पर मिल भी जाई, फेसबुक पर देख सकता रह, हमारा ऐप पर जाके देख सकता रह। ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता रह, चैलेंजर स्टडी पॉइंट करके डाउनलोड कर लेबा तो ऐप पर आ जाई। 10th टॉपर बैच बा तो के खरीद सकता रह। आ ओकर दाम जोन बटे नु बहुत कम बा, 299 रुपया रखल गई बा, दिखाई 499। कूपन कोड के यूज करबो तो 299 रुपया में तार हो जाई, जो कि बहुत ही सस्ता बा। एमे तरह के बतावल जाई, एमे लाइव क्लास हुई, रिकॉर्डेड वीडियो हुई, साथ में तरह पीडीएफ मिली। ओकरा बाद जोन बटे टेस्ट भी रखल जाई एमे, और एमे प्रीवियस ईयर बतावल जाई। एमे जोन बा तो थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के भी व्यवस्था रही। ये बढ़िया व्यवस्था लेके आयल बानी सन ताकि कौनो बच्चा, गरीब भी बच्चा बानो तो वो आराम से कोर्स के परचेज कर सके आ उ देख सके। मोबाइल तो घड़ी हर घर में बा, ऐसा कोनो घर नहीं के जहाँ मोबाइल नहीं के। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोनो घर में मोबाइल ना हुई, लेकिन बाकी सभी लगे बा। तो चलो भाई आगे देखल जाओ सवाल नंबर 26। फिजिक्स के कोटा के 26 नंबर सवाल है, यदि अवतल दर्पण, सवाल बा यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाएगा, टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। यदि अवतल दर्पण का जो है वह निचला भाग अगर टूट जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तेज बनेगा, इनमें से कोई नहीं। एक हम चाहें कि कमेंट में उत्तर जरूर दो कि अगर अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। और कमेंट बॉक्स में हम तार इंतजार करता नहीं कि के एक उत्तर बढ़िया देता। अगर अवतल दर्पण के निचला भाग टूट जाए तो एक जोन बाटे तन प्रतिबिंब जोन बने तन का हुई, सीधा बनी, आधा बनी, कम तेज बनी, या इनमें से कोई नहीं। कौन उत्तर के साथ तू जाए के चाहता रहो ना। तब देखा तनी कितना लोग में ऑप्शन दे पाओ था, और तार कमेंट के इंतजार रही। देखा अगर आंसर जानत होबो तो जरूर बतावे के चाहे, ऐसे तरह जोन बटे कॉन्फिडेंस स्तर जोन बटे नो ऊपर जाए।
चलो, चले एक और हुई, कम तेज बनेगा, मतलब उतना बेहतरीन नहीं बनेगा, निचला भाग अगर टूट जाए तो कम तेज इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है 27 नंबर सवाल, ज्यादातर लोग अगर उत्तर ना दे पहले लिखो, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह वास्तव में होता है कितना, वह एक से अधिक होता है। कितना होता है, एक से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ना वह एक से अधिक होता है ना, वह एक से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ जो है वह पानी का अपवर्तनांक, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से लिखा गया है, पानी का अपवर्तनांक जो होगा, पानी का अपवर्तनांक, तारपीन का, कांच का, किसका अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है। तो इसमें पानी का अपवर्तनांक जो होगा वह कम होगा। 29 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, समतल दर्पण पर अगर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। भाई अगर ये समतल दर्पण है और लंबवत आपतित होगा, या लंबवत ऐसे आएगा, तो देखिए लंबवत आएगा तो लंबवत न जाएगा, और लंबवत जब जाएगा तो लंब भी इसी पर है और यही पर जा रहा है, तो बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर अगर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री मार देंगे, नहीं, जितना कोण से देखिए यह आएगा लंबवत आएगा, ठीक है, तो लंबवत आएगा तो लंबवत ना जाएगा, तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो लंबवत जाएगा और अभिलंब इसी पर है, तो परावर्तन इसी पर हो रहा है और अभिलंब इसी पर है, तो बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है क्यों। और ये मैंने आपको बताया था अभी, ये सवाल रिपीटेड है, मैं चाहूंगा कि इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें कि आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है। आकाश का रंग नीला होता है, और बच्चों मैंने ये सवाल को ऊपर ही करवा दिया था, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आपने देखा ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और रोज होगा, अगर 30 दिन लगातार किया जाए तो फिजिक्स में 900 क्वेश्चन होता है, वैसे ही सारे सब्जेक्ट में 900 क्वेश्चन होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बंधुओं, और इसके आगे जो है, इसके आगे जो सवाल आ रहा है वह हमारे बीच जो हमारे संगठन में और भी जो शिक्षक हैं वो आगे का लाइव सेशन संभालेंगे। भारत संसाधन एवं उपयोग, ये जो है आपका ज्योग्राफी से सवाल है, और ये ज्योग्राफी के सवाल जो हैं वह मैं परिचय कराऊं नवीन सर से, और ये जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये यूट्यूब पर लाइव हम लोग हैं, और लाइव का प्रभार जो है मैं नवीन सर को देता हूं, और आशा करता हूं कि आप धैर्य बनाकर देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इनसे और पढ़ते हैं। तो आप सभी कैसे हैं? मैं नवीन कुमार सिंह, आपको मैं आज पढ़ाने जाऊंगा संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि आप लोग कैसे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं आज आप लोगों के बीच चैलेंजर स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं। तो क्लास सेशन आगे करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने हित, अपने साथी जितने लोग हैं सभी को जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है भारत संसाधन एवं उपयोग में निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? बेसाल्ट के विघटन से हुआ है।
अगर आप लोगों को पता हो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर देख रहे हैं तो सीधा उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप मारिए, ठीक है। तो चलिए, बेसाल्ट का जो है विघटन हुआ है, सॉरी, बेसाल्ट के विघटन से हुआ है किस चीज का, तो किस मृदा का निर्माण, मतलब कौन से माटी का, कौन से मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा, ऐसे ऑप्शन तो ये नहीं है, जलोढ़ मृदा ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन होगा रेगुर मृदा। ऐसे हम आपको बताते हैं। देखिए जो जलोढ़ मृदा है ना, जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा आप लोग को पता होगा कि ये नदियों के द्वारा क्या होता है कि बह करके जो मिट्टी आती है वो क्या होता है कि उनसे जलोढ़ मृदा बनता है। और यह मृदा जो है ना बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। यह मृदा क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ये खेती बाड़ी के लिए ना सबसे अच्छा मृदा माना जाता है। और ज़्यादातर करके ये हमारे बिहार में और हमारे उत्तर प्रदेश में ये मृदा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जलोढ़ मृदा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा क्या है, पर्वतीय मृदा हम उसे कहेंगे जो पर्वत में पाए जाने वाले जो मृदा होते हैं उसे पर्वतीय मृदा बोलेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा हम लोग जो है क्वेश्चन को लॉन्ग करके नहीं देखेंगे क्योंकि एक सीमित समय है और एक सीमित समय में ही सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका आंसर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लाइव लैग कर रहे, सबसे पहले जो है आप लोग ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए, तो रेगुर मृदा होगा, ठीक है, रेगुर होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम कारी मृदा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और फिर देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। देखिए अभी मैं जस्ट इस क्वेश्चन के पीछे जस्ट आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को बताया कि कौन सी मृदा जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। मैं अभी बताया कि जो मृदा जो है वो नदियों के द्वारा बह कर आती है और क्या करती है कि कुछ क्षेत्रों में ना मिट्टी जमा कर देती है जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जिस मिट्टी पे सबसे ज्यादा खेती उपजाऊ माना जाता है, मतलब कोई भी फसल जो होता है ना वो सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार करके चलेंगे। तो देखिए अब देखिए इसमें यह है पर्वतीय मृदा, पीला मृदा, लेटराइट मृदा। अब ये क्या है ना कि आप लोगों के मन में होगा कि लेटराइट मृदा, पीला मृदा, पर्वतीय मृदा, क्या इस पे खेती नहीं होता होगा। देखिए होता है, पर क्या होता है एक सीमित मात्रा में इन पे, पर इन तीनों की अपेक्षा जो है सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है ये फसल उपजाई अच्छी, सर्वाधिक, देखो क्या है, सर्वाधिक मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ किस पे, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा मैं बताने आया हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे शायद मैं जल्दी से मार दिया हूँ आंसर। 20 नंबर जो सवाल था कि इनमें से कौन सा जो लेंस होता है, माने इसमें किसमें लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, तो कांच और जल का होता है, पीतल का नहीं होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। तो आप इसका 20 का सी नंबर आप आंसर मार दीजिएगा। एक गलती से जो है जल कहा गया है और इसका सही आंसर होगा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, किसका, ए होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पीतल। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आकर इन्हें डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं। चलिए अब आप आगे बढ़िए, कितना नंबर सवाल तक थे, ठीक है। अब आइए 3 नंबर से अब सवाल पढ़िए। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। देखिए इसमें क्या है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है। अब देखिए ये हम लोग समझे कि किस नदी के ऊपर बना है, क्या, तो कृत्रिम जलाशय। देखिए अब क्या होता है ना कि हम लोग जो है जलाशय के बारे में समझते हैं कि जलाशय आखिर होता क्या है।
देखिए जहाँ पे आप लोगों को जल जमा दिखे, मतलब कुछ समय तक जल को जो है रोक करके एक जगह पे, अब देखिए जो क्या होता है कि जल बह रही है, जो जल बह रही है तो बहने वाले जल को हम क्या बोलते हैं, नदी। मतलब नदी क्या होता है, नदी की पानी वो हमेशा फ्लो करते रहती है, पर जलाशय जहाँ पे जल जम जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको जलाशय बोलेंगे। तो कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है, तो नर्मदा। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन जो है ये क्या होगा, ऑप्शन होगा ए, नर्मदा। इसका ऑप्शन क्या होगा, नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, झारखंड। डालमा का लाइव में फंस नहीं रहा है ना, नहीं फंस रहा है, ठीक है। डालमा का क्या होगा, डालमा का होगा झारखंड। तो देखिए उसके बाद जाने कि अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या था, झारखंड था, ठीक है। आप लोग इसका झारखंड, क्वेश्चन नंबर 5 का जो डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य था, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर क्या था, झारखंड था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए देखिए, और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं कि आप लोग ना जो ये क्लास चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अभी क्या है ना कि अभी हम लोग जो है ये अभी आज फर्स्ट दिन जो है यूट्यूब पे लाइव आए हुए हैं। तो क्या है कि अब देखिए आप लोग जो है एक समय सीमित कर लीजिए कि कोई काम नहीं करना है। 6 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगा और कहाँ होगा, तो चैलेंजर स्टडी पॉइंट ऐप पे। तो आप लोग जो है सब काम को, अपने कामों को समाप्त कीजिए और चैलेंजर स्टडी पॉइंट ऐप पे आकर के और हमारे लाइव सेशन को आप लोग देखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, अगर आप लोगों को पता होगा। देखिए अभी क्या है ना कि हम तो आप लोगों को बताते चल रहे हैं सभी चीज, ठीक है, पर क्या है ना कि अगर आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में मारते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आपको खुद पता चलेगा कि हाँ आप कितने में हैं। और एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिए ताकि आप देखिए कि हम कितने क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सही मारे। इससे क्या होगा ना कि आप क्या मतलब आपका क्या मतलब कितने में कितने पानी में हैं ये आप आज देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करें कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ है, रायपुर। रायपुर का नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए क्या है कि हम सेशन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सारे ऑप्शन को टच नहीं करेंगे। ऐसे जिसमें हमको लगेगा कि ये आप लोगों को फंस रहा है वो हम क्वेश्चन को जरूर टच करेंगे, सारे ऑप्शन को टच करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और आगे चलते हैं। इसमें क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहे हैं कि निम्न में से किस में मैक्रो वन, मैक्रो वन, ये मैक्रो वन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए अब क्या हम बताते हैं, मैक्रो वन का विस्तार सर्वाधिक है। मैक्रो वन का विस्तार सर्वाधिक है। अभी देखिए ऑप्शन देख करके ना आप आंसर दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अभी देखिए वन से रिलेटेड कोई इसमें ऑप्शन दिख रहा है तो सुंदरवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा। अब देखिए एक बात बताते हैं, ये अंडमान निकोबार कहाँ है ये आप लोग जानते हैं। देखिए भारत का क्या है ना कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। और देखिए अंडमान निकोबार जो है ना इन क्षेत्रों में है, ठीक है, ऐसे द्वीप समूहों के ऐसे टाइप का है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर का जो है ये सुंदरवन होगा, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। 6 का क्या होगा, बी। 6 का होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग आंसर मारते जाइए, ठीक है ना। और हाँ ये नहीं कि गूगल पे सर्च किए और फिर जाकर के आंसर दे दिए कमेंट बॉक्स में और फिर देखे कि हाँ हम तो इतना सही कर लिए। तो उससे क्या होगा ना कि आप पता नहीं चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही मारे। इसलिए जो सही है वही सही रखिए। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई। देखिए किस राज्य से हुई, इसमें ऑप्शन नंबर जो है ना, देखिए सबसे पहले बताते हैं कि संयुक्त वन प्रबंध शुरुआत किस राज्य से हुई। ऐसा देखिए एक मैंने इस मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा होगा, पर देखिए क्या है ना कि मैंने कुछ किताबों में ऐसे पढ़ा है कि इसका जो है ना ये कोलकाता भी होगा, मतलब बंगाल। अब देखिए क्या है ना कि 1999 में ना 1990 में हम देखें कि कुछ किताबों में जैसे इन बिहार बोर्ड के जितने भी किताब है ना उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है उड़ीसा दिया हुआ है, पर कुछ ऐसे किताब आपको देखने को मिलेगा कि कोलकाता से हुआ है। तो ऐसे बिहार बोर्ड के जितने भी किताब है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है आपका उड़ीसा होगा। अब देखिए ये बिहार क्या है, बिहार हम लोग बिहार से है ना, हमनी के भाषा का है बिहार के भोजपुरी। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन डी था, अब इसमें भोजपुरी, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग कहाँ थे, बिहार में। देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है बिहार से। अगर आपको पता होगा कि बिहार में क्या क्या जो है, ये बिहार में क्या क्या जो है आप जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अंत में अगर होगा तो हम जरूर बताएंगे कि बिहार में क्या क्या है। और सबसे बड़ा बात है कि बिहार में क्या क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप कमेंट में देते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए करे कि खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। नहीं है, नहीं है कौन सा, जैसे देखिए कह रहे कि खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है ये समृद्ध नहीं है। इसमें ना ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा का मैदान ये होगा। देखिए अब क्या है ना कि छोटा नागपुर, छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, इसमें से ऑप्शन नंबर न ए होगा, न बी, न सी होगा, न डी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो गंगा का मैदान। अब देखिए गंगा का मैदान से आप क्या जानते हैं, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि हम लोगों के बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो आपका गंगा नदी बहती है, तो ये सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी लाती है, तो जलोढ़ मिट्टी लाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा किसके लिए माना जाता है, तो खेती बाड़ी के लिए, मतलब उपजाऊ जो खेती है वो हम सबसे ज्यादा किस किस मिट्टी पे कर सकते हैं, तो किस पे कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पे कर सकते हैं, जो कहाँ पे, तो बिहार में, सॉरी कहाँ, गंगा के मैदान से बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए अगर क्या है ना कि बीच बीच में बता रहे हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि जो है मतलब क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आप उसको बताते जाइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एंथ्रासाइट्स कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है ये हम देखेंगे। इसमें कथन नंबर 1 जो है यह सत्य है, यह सर्वोच्च कोटि का है, यह सर्वोच्च कोटि का है, ये क्वेश्चन सत्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि 30% कार्बन का मात्रा होता है, नहीं इसमें ना लगभग आपका 90% कार्बन का मात्रा होता है। ये ना ये ऑप्शन बी जो है गलत हो गया, ठीक है। ये भूरे रंग का नहीं होता है, ये ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। और इनमें सभी क्या, ये दोनों गलत हो गया, तो इनमें सभी होगा, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, देखिए कैसे बताते हैं। करे स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध कौन स्वर्ण खदान कहां से, हमनी के सोना लेवेनी सो तू लोग देख ले हो केजीएफ मूवी। अब देखा केजीएफ में क्या रहे, केजीएफ 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 मूवी कौन कौन देखा है कमेंट बॉक्स में मारो। देखो क्या है ना भाई कि केजीएफ मूवी में हम लोग को देखने को क्या मिला था, तो देखने को मिला था कि सोना का स्मगलिंग कर रहा है सब। अब देखिए कोलताड़, सॉरी कोलार, कोलार जो है कोलार। तो देखिए अब इसमें क्या है ना, के से क्या होता है कोलार, जी से क्या होता है गोल्ड, और एफ से क्या होता है, एफ से क्या होता है फील्ड्स, ठीक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, कोलार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करें, इनमें से कौन से अभ्रक का प्रकार है,
कौन से अवरक का प्रकार है? करें निम्न में से कौन अवरक का प्रकार है? आप बताइए, क्या हेमेटाइट है, क्या हेमेटाइट है, डोलेमाइट है, एंथ्रेसाइट है? तो देखिए, न एंथ्रेसाइट है, न हेमेटाइट है, न डोलेमाइट है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आगे देखता हूं, मैं आगे का क्वेश्चन देखता हूं। कह रहा है कि खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? अग्रणी है, अग्रणी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आप लोग जो है ऑप्शन देख करके और अगर आंसर मारना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं बता, जब तक आप ऑप्शन बता रहे हैं तब तक मैं एक बात बताता हूं कि भारत, भारत और ये चीन, भारत चीन जो है ये क्या है? भारत हम लोगों का देश है, चीन हम लोगों का पड़ोसी देश है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें होगा क्या कि खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? तो इसमें होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें क्या होगा? देखिए अब क्या है ना कि पूरे भारत, चीन, जापान ये सब इतने विकसित देश हैं, लेकिन देखो भाई इसमें होता क्या है ना कि खनिज तेल का उत्पादन जो है ये सबसे ज्यादा करता है कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखते चलूं। अगला क्वेश्चन देखते चलूं। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। मैं आप लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? विद्युत उत्पादन जो है वह किस क्षेत्र की गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 जो है बोला विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से मारिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मारिए कमेंट। हम देख रहे हैं, हम कमेंट देख रहे हैं। चलिए कोई लोग कुछ, कोई लोग कुछ। चलिए देखिए अब मैं इंतजार का घड़ी खत्म करता हूं। देखिए इसमें होगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र का गतिविधि है? तो द्वितीय क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। बोले ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखो भाई मैं एक बात बताया था, मैंने एक बात बताया, मतलब सॉरी बताने जा रहा हूं कि क्या है ना कि ऊर्जा जो है जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, उसके बाद है परंपरागत संसाधन, उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। अब इसमें क्या है ना कि ज्वारीय ऊर्जा जो बार बार उत्पन्न हो, बार बार उत्पन्न हो, खत्म ही नहीं हो, क्या होगा? नवीकरणीय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द क्या होगा? करेक्ट। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है ना कि सीमेंट निर्माण के लिए, क्या सीमेंट जिससे हम लोग घर बनाते हैं, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल का आवश्यकता होती है? किस कच्चे माल का आवश्यकता होती है? तो क्या है ना कि हम लोग जानते हैं कि जहां पे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होता है ना वहां सीमेंट बनता है। तो सीमेंट के लिए हमको पत्थर की जरूरत है, तो मतलब चूना पत्थर, उसके बाद बॉक्साइड, उसके बाद क्या है? जिप्सम। मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसमें होगा ऑप्शन डी, मतलब इनमें सभी। चलिए इनमें सभी जो है ये ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। मैं लाइव सेशन देख रहा हूं, आप लोग जो है ना बड़ी मतलब हमसे लगता है कि कोई दुश्मनी है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते, ठीक है ना। अभी देखिए रोज का आदत डाल लीजिए, क्योंकि ना अभी इसके बाद एक और सर आएंगे, फिर एक और सर आएंगे, तो क्या है ना कि हम लोगों का जो है आप लोगों को एक आदत सी बनानी होगी कि रोज शाम को 6 बजे से लाइव आना है। और हम लोग लाइव आएंगे, आप लोग बैठिए सारे कामों को खत्म करके और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है होगा? सीमेंट निर्माण में इनमें सभी, मतलब कि चूना पत्थर, बॉक्साइड और जिप्सम सबका उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस के लिए? तो अभ्रक के लिए है। किसके लिए है? तो अभ्रक के लिए। अब देखिए क्या है ना कि देखिए इसमें हम लोग हीरा के बारे में जानते हैं। हीरा क्या होता है? हीरा क्या? सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर क्या होता है पदार्थ? हीरा होता है। सबसे कठोर जो होता है हीरा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें हम 17। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि मोहनजोदड़ो में कौन सा पृथ्वी, सॉरी
मोहनजोदड़ो, इसका ऑप्शन मोहनजोदड़ो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? मोहनजोदड़ो में कौन सा? इसका ऑप्शन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि मोहनजोदड़ो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, कौन सा आयोजन, बताइए। मैं ना सभी कमेंट को देख रहा हूं कि आप लोग जो है कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, एकदम शांति का माहौल बना हुआ है इस इस पे एकदम शांति का माहौल बना हुआ है। आप लोग जो है ना एक भी ऑप्शन का ना जवाब नहीं दे रहे हैं, एक भी ऑप्शन का जवाब नहीं दे रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का विस्तार सबसे सबसे ज्यादा रेगुर मृदा, अभी बताए थे रेगुर मृदा क्या है, काली मृदा, रेगुर मृदा ज्यादातर किधर होगा? तो ऐसे क्षेत्रों में होगा जहाँ पे पर्वतीय, अब देखिए इसमें महाराष्ट्र, ये ऑप्शन होगा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। देखिए अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, पंजाब में लगभग जलोढ़ मृदा मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का बात अगर बता दे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत के कुछ ऐसे, देखिए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये तिब्बत से होते हुए ये मानसरोवर झील के पास से तिब्बत भारत में प्रवेश करता है। तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करता है ये मानसरोवर। ये आता कहाँ से है, तो चीन से। चीन में इसको हम क्या बोलते हैं, तो चीन में बोलते हैं सांगपो नदी। चीन में क्या बोलते हैं, चीन में बोलते हैं इसको सांगपो नदी, और हमारे भारत में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, लाइव मेरा फोन ही बंद हो गया, मैं कितना अच्छा कमेंट देख रहा था आप लोगों का। चलिए सॉरी, क्या था ना कि क्या है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का कहाँ है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान, ये सही होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मान्यता दी है? कितने क्षेत्रों में, तो 12 होगा। ठीक है ना, 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल, अब देखिए ये जैव मंडल क्या है, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जैव मंडल क्या है। मैं पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसका ऑप्शन जो होगा ये ए होगा, ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो है ये 22 का क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि भारत में किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर जो है केरल। क्वेश्चन नंबर बी जो है ये सही होगा, केरल होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्या है, क्वेश्चन जो है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? गुजरात में, अरे गुजरात में कौन है भाई बताइए, गुजरात में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, कमेंट में बताइए जल्दी। गुजरात में आपका ये क्या है, क्या नहीं है? रूस सागर है, नहीं है। दिग्बोई है, दिग्बोई भी नहीं है, दिग्बोई भी नहीं है। उसके बाद नहर कटिया है, नहीं है। इसमें है अंकेश्वर, अंकलेश्वर, इसमें क्या है, अंकलेश्वर। तो आपका जो देखिए बोला है कि निम्नलिखित तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन है, तो अंकलेश्वर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, राइट होगा। चलिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु, क्या बोल रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया गया था? पहला विश्व शिखर सम्मेलन। देखिए ये क्वेश्चन ना VVI है। ये क्वेश्चन क्या है,
VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा 1992, ठीक, मतलब 1942, 1942 जो है इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कर है कि निम्न में से कौन से अजैव संसाधन है। अब देखिए अजैव संसाधन और जैव संसाधन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है। देखिए जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है वो क्या कहलाता है, वो जैव अजैविक संसाधन, मतलब वो जैविक संसाधन कहलाएगा। क्या, तो वो जैविक संसाधन, तो जैविक संसाधन कहलाएगा। और यहाँ पूछ रहा है क्या कि अजैविक, अजैविक संसाधन, नदी, नदी जो है ये क्या होगा, अजैविक संसाधन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये नहीं होगा। अगर पूछता कि जैविक संसाधन तो मारते ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी ए बी डी, और लेकिन क्या पूछा कि अजैविक, क्या पूछा कि अजैविक। अगर अजैविक पूछे तो क्या मारना है, नदी, नदी जो है, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जमीन हो गया, ये सब किस किस में आएंगे, तो अजैविक संसाधन में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। मतलब हमनी के बतावे के बाटे कि जो माटी बा ई किंग बनेला, हमनी के माटी बा उ किंग बनेला, तो माटी किंग बनेला हम बता देता नहीं। तो माटी बोल रहा है कि जलवायु, वनस्पति और चट्टान। भाई क्या है ना कि चट्टान, जलवायु और वनस्पति यह तीनों ही कारक हैं किस का, तो मिट्टी निर्माण का, मृदा निर्माण का जो है ये तीनों ही कारण, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बोल रहा है कि इनमें सभी, तो क्या है, जलवायु, वनस्पति, चट्टान, यह तीनों कारक है किस का, तो मृदा निर्माण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, आप लोग जो है ना, आप लोग जो है इसमें कुछ 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 कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग इसमें कुछ कमेंट, इस कमेंट का ना, इस क्वेश्चन का ना कमेंट में जवाब दीजिए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है। झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें से आप ऑप्शन जल्दी से बताइए, हम देख रहे हैं, हम लाइव सेशन देख रहे हैं, हम लाइव सेशन देख रहे हैं, हम लाइव सेशन देख रहे हैं, बताइए जल्दी इसका ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हम देख रहे हैं। किसी का कमेंट, भाई किसी भाई का कमेंट हम देख रहे हैं, कोई भाई। चलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा। झारखंड, झारखंड क्या है, झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल जो है हम लोग की जो ये बिहार की जो गंगा नदी है वो कहाँ जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल होकर के फिर बांग्लादेश में जाती हैं, ये भी आप समझ गए। अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए अब इसका हम ऑप्शन नंबर क्या मारे, इसका झारखंड था, आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। प्रथम प्रथम सबसे पहला जो राष्ट्रीय जल नीति था ये कब अपनाया गया था। इसका ऑप्शन आप लोग जो है, अभी मेरा सेशन खत्म होने वाला है, आप लोग जल्दी से ऑप्शन में ऑप्शन देख करके क्वेश्चन नंबर 28 का जो है बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है यह कब अपनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई, हम देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना वो सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सितंबर 1987। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सितंबर 1987। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर बोल रहा है कि शरावती नदी नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। यह दो क्वेश्चन जो है ये आप लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरा सेशन खत्म होने वाला है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग बता पा रहे हैं या नहीं।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में मारिए। कर्नाटक, कर्नाटक। और बोला कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? देखिए ये है राजस्थान में, ये है कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर अवस्थित है। तो आज हमारा ये सेशन मतलब समाप्त होता है। अब अगला सेशन जो है ये यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है यह सब्जेक्ट जो रोहित सर का है, तो अभी आप लोग के सामने आएंगे और वो क्लास लेंगे। तो अब हमको दीजिए इजाज़त, मैं अब चलता हूँ। और कल से 6 बजे आप लोग सारे कामों को ख़त्म करके और आइए और लाइव क्लास से जुड़िए। और प्रत्येक दिन जो है यह 30 क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है? चलिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार चैलेंजर स्टडी पॉइंट में। तो कैसे आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, झकास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग शुरू के 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहले तो कौन कौन जुड़ गया है बताइए जल्दी से। लाइव सेशन चालू है, कौन कौन व्यक्ति इसमें जुड़ चुके हैं? बहुत सारे व्यक्ति जुड़ गए हैं। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी व्यक्ति जुड़े हैं अपने दोस्तों में, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दो ताकि बहुत से बच्चे जुड़ पाएं और क्लास हम लोग शुरू किया जाए। तो चलिए हम लोग के सामने आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने किया था? जो यूरोपीय आर्थिक संघ बना था उसका जो गठन किया गया था, इसमें इसका सुझाव जो दिया गया था सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या फिर जर्मनी के वित्त मंत्री, फ्रांस के वित्त मंत्री, या फिर इटली के विदेश मंत्री? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। यूरोपीय आर्थिक जो संघ था उसका गठन का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के विदेश मंत्री या वित्त मंत्री। अब जैसा ऑप्शन रहता है उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के कौन मंत्री? विदेश मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए जरा। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? जो जुलाई 1830 का क्रांति हुआ था, इस क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है चार्ल्स दसम, चार्ल्स द्वितीय, लुई फिलिप, या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताएंगे? हम चेक करते हैं आपका ऑप्शन। दो का क्या होगा बताइए। दो का श्वेता कुमारी बताई है सी। एक व्यक्ति का आंसर है ए। दो का क्या होगा? आखिर 1830 का जो क्रांति हुआ था जुलाई का, इसमें फ्रांस में किसका शासन हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब है श्वेता कुमारी का, लुई फिलिप। जो चार्ल्स दसम था वो निरंकुश शासक था, उसको हटा के और किसका शासन हुआ? लुई फिलिप का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने यह है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने यह है कि आखिर ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? और मुझे पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति जुड़े हैं इसका आंसर जरूर दे सकते हैं कि आखिर ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो जरा बताएंगे आप लोग कौन था भाई ऑस्ट्रिया का चांसलर? जल्दी से बताइए। तीन का क्या होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर? तीन का बी। श्वेता कुमारी का आंसर बी आ गया है। अंजलि कुमारी का सी है। बहुत सारे लोग ऑप्शन दे रहे हैं बी सी ए बी में जुड़े हुए हैं। आखिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था भाई? उसका नाम था बिस्मार्क, मेटरनिक, काउंट कबूर या हिटलर। तो मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। एक सम्मेलन हुआ था कितना में? 1815 में वियना सम्मेलन। उसी समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था? मेटरनिक। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर या फिर मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। हम चेक करते हैं आपका आंसर। 4 का क्या होगा जल्दी से बताइए। अब तक 2 क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं श्वेता कुमारी। अगला जो है एक आंसर आया है बी, गैरिबाल्डी। देखते हैं क्या होगा और लोग बताइए।
फिर आंसर 4 का ए भी आया है, श्वेता कुमारी का जवाब है 4 का ए। और लोग बताइए जल्दी से, किसी का सी है, डी है। आखिर वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इटली को कई राज्यों में बांट दिया था? आपके सामने ऑप्शन है मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर या मेटर्निक। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, सही सही आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा व्यक्ति था? तो हम आपको बता दें कि जो जब इटली को कई राज्यों में बांटने वाले व्यक्ति वही थे जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। उसका सही आंसर हो जाएगा मेटर्निक। मेटर्निक ने जो इटली था इसको कई राज्यों में बांट दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? हमें पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति चैप्टर 1 पढ़े होंगे इसका सही आंसर जरूर देंगे। तो बताइए जल्दी से, आखिर गैरिबाल्डी क्या था पेशे से? जल्दी से बताइए, 5 का क्या होगा? 5 जल्दी से बताइए। एक आंसर आ गया है बी। क्या 5 का बी? ऑप्शन को देख लो कौन सा है, ब्रिटिश। ये थोड़ा सा अजीबो गरीब है भाई, इसमें ऑप्शन गलत है, क्षमा चाहते हैं आप लोगों को, ऑप्शन गलत है इसमें, ये ऑप्शन नहीं होगा। हम इसका आंसर बताते हैं। गैरिबाल्डी क्या था पेशे से? सॉरी, गैरिबाल्डी कौन था, क्या था नहीं। वो ब्रिटिश का विद्वान था, या हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता, या यूनान का शासक, या फिर फ्रांसीसी धर्म सुधारक? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। हालांकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। गैरिबाल्डी जो था वो क्या था भाई, पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। हम चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था? आखिर जर्मनी का चांसलर कौन था बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी का चांसलर कौन था? जल्दी से बताएंगे, जर्मनी का चांसलर। बी आंसर आ गया है, बी बिल्कुल सही। श्वेता कुमारी का आंसर था नाविक था, बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कि कौन जो था जर्मनी का चांसलर था? बी आंसर आ गया है, सी, ए भी आ गया है, बी। आप तो चारों ऑप्शन दे रहे हो भाई आप लोग, ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन दो कि आखिर कौन जो था जर्मनी का चांसलर था। जल्दी से बताएंगे, जर्मनी का चांसलर कौन था? हाँ, सूरज कुमार ठीक आंसर दिए हैं, 6 का सी। 6 का सी बोले हैं। जर्मनी का चांसलर जो कौन था वो बिस्मार्क था, बिल्कुल सही आंसर है। और ये यही वही बिस्मार्क है जिसने एक सैन्य शक्ति का अवलोकन किया था, इसका नाम था रक्त और लौह नीति। इसने देखा कि जब जर्मनी में वहाँ के जो लोग थे वो नहीं संभल पा रहे थे, तो उन्होंने एक आंदोलन किया, एक ऐसा गठन बनाया, इसका नाम था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। और इसी के द्वारा वो जर्मनी का एकीकरण किए थे। कौन सा नीति भाई? रक्त और लौह की नीति का। ये सैन्य का एक दल था। तो बिल्कुल सही आंसर है सूरज कुमार का। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न आपके सामने यह है, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न देखते हैं क्या है कि आखिर सेडान के युद्ध जो हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? देखो, 2 युद्ध है, एक तो सेडान का युद्ध और एक होता है एक है सेडाओ का युद्ध, उधर बाद में आएंगे। पहले आप बताएं कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या प्रसा। जल्दी से बताएंगे, आपका ऑप्शन हम चेक करते हैं। 7 का डी, संगीता कुमारी बताई है डी, 7 का डी। प्रसा इनका आंसर है, देखते हैं और लोग क्या बताता है। सूरज भाई का भी आंसर डी है, बहुत सुंदर। और बताइए और लोग, आखिर सेडान में किसकी पराजय हुई थी? 7 का डी, 7 का बी। डी और बी में लोग लगे हैं, पर इसका सही में आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर आपको बता दे तो इसी युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। तो आपसे प्रश्न कब का है? प्रश्न है कि सेडान का युद्ध में आखिर पराजय किसकी हुई थी? तो ये 2 व्यक्तियों के बीच में हुई थी। इधर से एक तरफ था फ्रांस चल रहा था, फ्रांस, और एक तरफ थे जर्मनी के जो एक जगह था उसका नाम था प्रसा। तो एक्चुअल में वहां जीत किसकी हुई थी? फ्रांस का वहां पे हार हो गया था। जो नेपोलियन था उसने फ्रांस की तरफ से चला था युद्ध करने के लिए, तो उस अवस्था में किसकी पराजय हुई थी भाई? फ्रांस का पराजय हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो शायद 7 का एक कोई नहीं बता पाया था, कोई बात नहीं। बी और सी में लगे थे पर आपने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? सैन्य सेवा कहने का मतलब अभी हम बताए थे इधर, जो निम्न में से कौन जर्मन का चांसलर कौन था भाई?
वो था बिस्मार्क, और यही क्या किया था, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। बस उसी को थोड़ा सा भाषा बदल दिया है और सैन्य सेवा लागू कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क या फिर लेनिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ये वही व्यक्ति था जिसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। 9 आपके सामने है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बताते चले और जितने भी लोग हैं इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएं और इस प्रश्न को बता सके। तो प्रश्न है कि 1853-54 की क्रीमिया का युद्ध, एक क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं कि इसमें क्रीम बांटा गया था, ऐसा कुछ बात नहीं है। एक युद्ध हुआ था, जगह का नाम था। उसमें किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की गई थी? जो 53-54 का युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, इसमें किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की गई थी? किस देश की ओर से, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्वेश्चन हम बता दें आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे काउंट कावुड के बारे में पूछा गया है कि जो काउंट कावुड थे वो किस देश की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। आखिर वो कौन, जो काउंट कावुड थे उन्होंने किस देश का नेतृत्व किया था क्रीमिया के युद्ध में? अब आप बता सकते हैं, ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या पोलैंड। आपका हम ऑप्शन चेक करते हैं। 9 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 9 का एक व्यक्ति का आंसर आया 9 का रूस। रूस कहाँ है भाई मेरे, रूस कहाँ है? थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए फिर बताइए 9 का क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 9 का ए, सूरज भाई का आंसर है 9 का ए। सूरज का आंसर आ चुका है 9 का ए। एक और व्यक्ति आ गए हैं ए। ए पर ज्यादा ऑप्शन जा रहा है भाई। तो ये जो 1853-54 का क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें किस, जो काउंट कावुड थे वो किस देश से थे? बिल्कुल सही आंसर है, फ्रांस की तरफ से थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जरा इसे बताइए तब ना हम जाने। प्रश्न यह है कि 1954 के जो जिनेवा समझौता हुआ था, इसमें द्वितीयकरण की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? जिनेवा समझौता में जो त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय जो वहां पे देश थे लोग, उनमें से इसमें कौन सा ऐसा देश है जो नहीं था? क्या भारत है कि कनाडा की पोलैंड और फ्रांस? वह कौन सा देश है जो इसमें नहीं था सम्मिलित? बताएंगे जरा 10 का ए आंसर, 10 का ए डी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। हम वेट है आपका आंसर का। 10 का क्या होगा? 10 का ए, एक व्यक्ति का आंसर 10 का नहीं, भारत तो था, भारत उसका सदस्य था। चलो आपको इतना हिंट्स दे दें कि भारत था। अब 3 बोलिए, कनाडा, पोलैंड या फ्रांस? कनाडा, पोलैंड या फ्रांस? 10 का सूरज का आंसर आया बी, 10 का ए सी। भाई आप लोग सब ऑप्शन तो बोल ही दे रहे हो यार। हम तो पहले भी कह दे कि ए नहीं होगा, भारत उसका सदस्य था। जल्दी से बताएंगे क्या होगा 10 का, जल्दी से जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का कौन सा हो जाएगा भाई? फ्रांस। फ्रांस वैसा देश था जो इसका हिस्सा नहीं था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। जरा इसका आंसर जैसे बताइएगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की को चाहते थे लोग ना कि वहां से हटा दिया जाए, और इसका समर्थन ना तो इंग्लैंड किया, ना ही फ्रांस किया और ना ही रूस किया। इसका सहायता कौन किया था? केवल एक देश, मिस्र ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? मुझे विश्वास है आप ये बता सकते हैं। हंगरी पर किसका पूर्ण अधिकार था? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का, 12 का क्या होगा भाई? 12 का जल्दी से। 11 का सी, नहीं 11 तो हो गया। 12 का बताइए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या तुर्की? जल्दी बताएंगे 12 का क्या होगा? 12 का सी, सी नहीं, ब्रिटेन नहीं होगा। हम बता दें कि 12 किस देश का जो था हंगरी पर अधिकार था, तो वो देश कौन सा था भाई? ऑस्ट्रिया का पूर्ण अधिकार था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कुचलने वाले कौन से देश थे? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस? जल्दी बताएंगे 13 का क्या होगा? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस। जल्दी बताएंगे। 12 नहीं भाई, 13 का बताइए। 13 का सी, आंसर सी आ रहा है, सी ऑस्ट्रिया। अच्छा देखते हैं और लोग बताइए 13 का क्या होगा? 13 का बी, संगीता कुमारी का आंसर है बी, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन नहीं होगा।
13 का डी ए। बहुत लोग आंसर दे पा रहे हैं, तो हम इसका सही आंसर बता देते हैं कि पोलैंड के विद्रोह को कुचलने वाले देश का नाम क्या था? रूस था। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। क्या कोई आंसर था जो ए बताया था 13 का? ऐसा कोई नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति हैं, पीरू कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अभी बताए थे, फ्रांस और प्रसा जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी, उस जगह का नाम क्या था भाई? उसका नाम था सेडोन। एक और जगह है सेडेवा, ध्यान से इसमें डाउट होता है, तो वो जगह का नाम क्या था? सेडोन। रिपीट क्वेश्चन था, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, अगले प्रश्न चलते हैं। इसके बाद क्लास आपका है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, तो जो भी लोगों को शेयर कर देंगे, बायोलॉजी क्लास चलने वाला है बहुत ही जल्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया था? अगर हम आपको बता दें तो अभी जो युद्ध पढ़े थे हम लोग, जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं, कौन सा युद्ध था भाई? सेडोन का युद्ध, जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 में। इसी युद्ध के बाद जो है वो इसका एकीकरण संभव हो पाया था। तो उस युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? क्रीमिया का युद्ध नहीं था, कौन सा था? देखो, हम बार बार कहते दिक्कत होता है सेडेवा में और एक सेडोन में, तो सेडोवा नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध। और इसी के जस्ट बाद 1871 ईस्वी में एक संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, और वहीं पे जो जर्मनी था इसका एकीकरण संभव हो पाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर क्या है? डी। लीजिए, कितना शानदार प्रश्न है। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया था? अभी जस्ट बताए थे, कौन सी संधि? क्या बता सकते हैं इसका सही आंसर? 16 का। 16 कोई बताएगा? एनीवन जो 16 बता सके? 16 16 का हो जाएगा कौन सा भाई? किस संधि के द्वारा इसका एकीकरण संभव हो पाया था? तो वो संधि कौन सा था? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर। जर्मनी और इटली के एकीकरण में फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण में उस समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुअल या फिर विलियम प्रथम? 17 का आंसर क्या होगा? क्या हुआ है? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, इसका बैटरी थोड़ा खत्म हो गया है, तब तक इसका आंसर बताइए आप। हाँ चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम? तो कौन था बताइए? जब जर्मनी और इटली का हुआ था एकीकरण, तो उस समय का जो शासक था वो कौन था? नेपोलियन तृतीय। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जो आया था फ्रांस की क्रांति में। विक्टर इमैनुअल का किए थे, ये काउंट काउंट को बना दिए थे प्रधानमंत्री। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18। राष्ट्रवाद की अवधारणा, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा था, इसका जन्म किस घटना से मानते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा पुनर्जागरण, धर्म सुधार या फिर गौरवपूर्ण या फिर फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है एक नई नीति का निर्माण करना, एक नए संगठन का निर्माण करना। तो पुनर्जागरण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी लोग को सर्दी और जुकाम हो जाता है? जल्दी से बताएंगे। इसका ऑप्शन है आपके पास मेटरनिक, बिस्मार्क, मेजनी और गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार जरा प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? प्रश्न क्या कहना चाहता है भाई कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुए थे? देखो, 1830 की जो क्रांति थी ना, उसमें जो चार्ल्स दशम थे, चार्ल्स दशम, ये एक निरंकुश शासक थे, इनको हटा दिया गया। और कैसा वहां का शासन आया था? निरंकुश तो हट गया था, संघीय शासन नहीं। वहां कैसा राजतंत्र था? संवैधानिक राजतंत्र। और इसी के द्वारा लुई फिलिप वहां पे आए थे, हम पढ़ाए थे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती का जो टुकड़ी था उसका गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है बिस्मार्क, काउंट काबूर, मेजनी या फिर गैरीबाल्डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वो कौन सा व्यक्ति थे जो लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन किए थे? बिस्मार्क, काउंट काबूर, मेजनी या गैरीबाल्डी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही कम प्रश्न बच गया है, 22 नंबर की तरफ आ गए हैं। अब बस कुछ क्वेश्चन और इसके बाद चलेंगे साइंस की तरफ, अर्थात बायोलॉजी। अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सेडोन का जो युद्ध हुआ था, इसमें किसकी पराजय हुई थी?
एक था सिडुआ का युद्ध और ये है सिडॉन का युद्ध। तो सिडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, हम क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। 22 नंबर है, वहां पे युद्ध का नाम सेडान नहीं है, यहाँ पे युद्ध थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि इसमें तो फ्रांस का ही विजय सॉरी क्या पराजय हुआ था। ये है सेडोवा का युद्ध। इस युद्ध में बताइएगा किसकी पराजय हुई थी? तो ये दो के बीच हुई थी, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, और इसमें हार किसकी हुई थी? हार हुई थी ऑस्ट्रिया की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका ऑप्शन? जल्दी से बताएंगे। आपके पास क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी से, याद रखना, जर्मनी से उसका नाम था जर्मन राइन और संघ। नाम क्या था भाई? जर्मन राइन संघ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेपोलियन ने जर्मनी में कैसे संघ की स्थापना की थी? जर्मन राइन संघ की स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही कम प्रश्न बचा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कहता, क्या कहता भाई, कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? वो कौन सा संधि रहे जौना के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना भइल रहे? हमनी के पास 4 गो ऑप्शन देवल बा, वीना के संधि, कुस्तुनतुनिया के संधि, या फिर प्राग के संधि, या एड्रियोनोपल की संधि। ये चारों में से सबसे सुंदर ऑप्शन कौन लागता? हमनी के सुंदर ऑप्शन से मतलब नहीं कि जौन सही बा ओसे मतलब बा सुंदर का होला। तो संधि के नाम का रहे जौना के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना भइल रहे? तो हम सही बता दी, एक ऑप्शन का हो जाए कुस्तुनतुनिया के संधि। यही संधि के द्वारा जौन बाटे वो का भइल रहे? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना भइल रहे। हम चले अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ई बाटे कि आखिर यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपके पास ऑप्शन है काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, या फिर गैरीबाल्डी। तो बता दें कि यंग यूरोप और इसके साथ साथ एक और था यंग यूरोप और एक दूसरा था यंग इटली। यंग इटली, इस दोनों की स्थापना किसने किया था भाई? इस दोनों की स्थापना किए थे मेजनी चच्चा। ये जो चच्चा थे ना, कौन चच्चा? मेजनी चच्चा, इन दोनों की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने 27। अगला प्रश्न है कि यंग इटली आंदोलन कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन है इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर ब्रिटेन में। जल्दी से बताएंगे। यंग इटली, ये तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें क्वेश्चन यह नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं औद्योगिक राजा की पीड़ा शासन करने की अपेक्षा लोगों को पसंद अधिक करूंगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग हो गया, बदलाव हो गया। हम क्वेश्चन सही से बताएं आपको। क्वेश्चन यह है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करता हूं। आपके सामने है लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई नेपोलियन, या फिर चार्ल्स दसम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्ल्स दसम। यही वह व्यक्ति था जो इस बात को कहा था, और इसी को हटा के, चूंकि यह निरंकुश शासक था, इसको हटा के और 1830 में एक नए राजा का निर्माण हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतिम प्रश्न है कि प्रसा का शासक कौन था? अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसा का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, या फिर विलियम प्रथम। जल्द से बताएंगे क्योंकि इसके बाद शुरू हो रहा है जय पराक्रम और पोषण। तो अंतिम क्वेश्चन है, बताइए प्रसा का शासक कौन था? आखिर प्रसा का शासक कौन था भाई, बताइए। क्या नेपोलियन बोनापार्ट था क्या? मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का हिस्सा है? फ्रांस की क्रांति 1789 का हिस्सा है। तो ये तो होगा नहीं भाई। अगर चले नेपोलियन तृतीय, ये तो हम लोग पढ़े थे जर्मनी और इटली के एकीकरण में, ये तो होगा नहीं। अब दो ऑप्शन है, विक्टर इमैनुअल और एक है विलियम प्रथम। फिर से बता दें आपको कि विक्टर इमैनुअल, इसने क्या किया था कि प्रधानमंत्री बनाया था किसको? काउंट काबूर को। तो एक ही ऑप्शन बच गया, विलियम प्रथम इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको यह पहला टॉपिक जो था आज का यूरोप में राष्ट्रवाद का 30 क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
तो ऐसे ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़िए जय प्रक्रम के बारे में ऑब्जेक्टिव राकेश सर के द्वारा। तो आइए सर, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर आज के सेशन में पुनः उपस्थित हूँ कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सभी प्रश्न हैं वो आपको बहुताय कारगर साबित होंगे, बहुताय आपको फायदेमंद होंगे। जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है चैलेंजर स्टडी पॉइंट, इसका ऐप पर आज के सेशन लाइव के द्वारा हम आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो बहुविकल्पिक होने वाले हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा हमें भी और आप लोग को भी। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस का। पहला प्रश्न, पादप अपशिष्ट। पादप अपशिष्ट, पादप अपशिष्ट, पादप बोला जाता है पौधे को, अपशिष्ट बोला जाता है कि जैविक प्रक्रिया के फल स्वरूप जो शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। तो शरीर के लिए अनावश्यक जो और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उन्हीं पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, जिनका शरीर से निष्कासन, चाहे वो पौधे के शरीर हो और चाहे जंतु के शरीर हो, उनका निष्कासन जरूरी होता है। तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। संचय का मतलब होता है इकट्ठा रहना, कहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है छाल में, दूसरा है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, जो ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी, इनमें से सभी में। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, छाल में कि कोशिकीय रिक्तिकाओं में कि पत्तियों में कि इनमें सभी में। तो छाल में भी मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थ कुछ न कुछ रहते हैं, संचित रहते हैं। कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी पाए जाते हैं, पत्तियों में भी होता है। पादप अपशिष्ट होते क्या है, जैसे टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब क्या होते हैं, ये सब पादप अपशिष्ट होते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी में करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा। तो हम लोग का जो ये नेक्स्ट प्रश्न है वो है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है अमाशय में। तो देखिए भोजन मुख गुहा से शुरू होता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। तो अमाशय में भोजन का जो स्वरूप होता है गाढ़े लेई की तरह होता है, तो उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। कोलोन में इसमें भी नहीं हो पाता है। ग्रहणी में, तो ग्रहणी में भी भोजन का पाचन संभवतः नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत में। तो एक आता है छोटी आंत, एक और होता है बड़ी आंत। तो इसमें बड़ी आंत का ऑप्शन नहीं है। तो आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है आपको छोटी आंत में, जिसको हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्षुद्रांत के भी नाम से जानते हैं, छोटी आंत। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रक्त का रंग होता है, रक्त का रंग होता है, तो रक्त का रंग होता है हरा, लाल और हल्का पीला, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक तरल संयुजक है। हम जानते हैं पहले रक्त होता क्या है। तो रक्त एक तरल संयुजक होता है जिसमें आपको एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो उसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रक्त का रंग लाल होता है, हरा नहीं होता है, हल्का पीला भी नहीं होता है, इनमें से कोई ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में, संश्लेषी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। यहाँ क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। प्रकाश संश्लेषी में छोटी आंत की लंबाई, तो यहाँ इस प्रकाश संश्लेषण की बात कर देते हैं, हटा देते हैं। इनमें देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई देखते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषी में इस शब्द को हटा देते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो देखते हैं, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है छोटी, इसमें
ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि 6 से 7 मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है, ऐसे नहीं दिया है। इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर 1 में छोटी, 2 नंबर में दिया मध्यम, 3 नंबर में दिया अधिक लंबी और 4 नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषी में शब्द को हटा दीजिए और यहाँ जो है आंत की लंबाई देखते हैं, छोटी आंत की लंबाई। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अधिक लंबी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग भी सोचिए और देखिए कि क्या आपके इसके राइट आंसर हो सकते हैं। ये आपके 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं, जो संभवतः नहीं बल्कि 100 नहीं 110% ऐसे दावे किए जाएंगे कि इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बात किया जा रहा है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई कि छोटी आंत जो है उसमें भोजन जब पच जाता है तो पचे हुए भोजन का स्वरूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है काइम, दूसरा दिया है चाइल और तीसरा दिया है क्लाइडोमाइनोमर्कान। इनमें से कोई नहीं, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। काइम और चाइल दो चीज पर चलते हैं, जो चीज पर जिक्र करते हैं। तो देखिए जब छोटी आंत में भोजन के स्वरूप से पहले हम देखते हैं आमाशय के अंदर। तो आमाशय जो होता है, आमाशय वो आपको जहाँ पे हम बात करें आमाशय का, तो ये जो आमाशय है ये जो मुख गुहा से जो शुरू होता है और जो ग्रास नली है भोजन नली, अब भोजन नली के बाद जो एक संरचना पाई जाती है, इस शेप में ये संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय जिसमें इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको आप लोग HCl के नाम से जानते हैं। तो इसमें जब भोजन का स्वरूप होता है ना तो गाढ़े लेई की तरह होता है, तो उसको जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग काइम, उसको बोलते हैं काइम। तो यहाँ छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो छोटी आंत में पचा हुआ जो भोजन है वो कहलाता है आपका चाइल, उसको कहलाता है आपका चाइल। तो इसका आंसर क्या होगा राइट, चाइल। इसका आंसर होगा चाइल।